हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है विच इज़ बैंकिंग इन इंडिया। और इसमें आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक है नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स और दूसरा निधि। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स से। नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। 2000 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस आई थी, जिसमें ये परमिशन दी गई जो एनआरआईज है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, वो अपने डिपॉजिट्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं विद ऑथराइज्ड डीलर्स या फिर किसी ऑथराइज्ड बैंक के साथ। अब ये ऑथराइज्ड डीलर्स कौन होंगे या फिर ऑथराइज्ड बैंक कौन होएगी, ये डिसाइड करेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से होते हैं ये अकाउंट्स? तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, जिसको बोलते हैं एफसीएनआरबी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसको बोलते हैं एनआरई अकाउंट। और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, जिसको बोलते हैं एनआरओ अकाउंट। तो एक एक करके अब तीनों को देखते हैं। फर्स्ट है एफसीएनआरबी, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। तो इसको कौन ओपन करवा सकता है? एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज ओसीबीज। एनआरआई और ओसीबीज दोनों इसको ओपन करवा सकते हैं एफसीएनआरबी अकाउंट को, राइट, किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के साथ। अब ये जो अकाउंट्स होते हैं इसमें टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। इन अकाउंट्स में टर्म डिपॉजिट्स ओपन किए जाते हैं। टर्म डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स किया जाता है, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर्स के लिए या फिर 2 ईयर्स के लिए या 3 ईयर्स के लिए। तो एक यहाँ पे टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। बैंक अकाउंट नहीं, मतलब उसके अंदर जो पैसा जमा होता है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो फंड्स डिपॉजिट होते हैं, वो कौन कौन सी करेंसी में अलाउड है? तो यहाँ पे टोटल 4 करेंसीज है। कौन कौन सी है ये 4 करेंसीज? एक है पॉन्ड स्टर्लिंग, दूसरा है यूएस डॉलर, थर्ड है जापानीज येन और फोर्थ है यूरो। ये 4 करेंसीज यहाँ पे अलाउड है। 4 करेंसीज में यहाँ पे जो फंड्स है वो डिपॉजिट होते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा वो आरबीआई टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी, राइट। अब यहाँ पे एफसीएनआरबी के अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो एनआरआई एंड ओसीबी ओपन करवा सकते हैं, दूसरे यहाँ पे टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, तीसरा 4 करेंसीज अलाउड है, और फोर्थ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आरबीआई डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट जो होता है इसको भी एनआरआई एंड ओसीबीज दोनों ओपन करवा सकते हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट सेम है एनआरई का, एनआरआई एंड ओसीबी दोनों ही ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट टाइप होगा उसमें क्या था? एफसीएनआरबी में उसमें था कि जो अकाउंट टाइप होगा वो टर्म डिपॉजिट होगा, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट टाइप होगा वो सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, रैकरिंग भी हो सकता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है। इनमें से कोई भी अकाउंट हो सकता है। और करेंसी कौन सी अलाउड है? कोई भी जो परमिटेड करेंसी है उसमें डिपॉजिट्स यहाँ पे अलाउड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम आरबीआई टाइम टू टाइम डिस्क्राइब करेगा, वही बताएगा। फिर आता है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट कौन ओपन करवा सकता है? कोई भी पर्सन जो इंडिया से बाहर रहता है, राइट। कोई भी पर्सन जो इंडिया से बाहर रह रहा है वो एनआरओ अकाउंट ओपन करवा सकता है किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के साथ या ऑथराइज्ड बैंक के साथ, राइट, फॉर कलेक्टिंग देयर फंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती है, अब देखो वो अपनी करेंसी में अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट्स करवाएगा और लोकल करेंसी में आकर यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर सकता है। अब इंडिया का कोई भी रेजिडेंट जब वो एनआरआई बन जाता है तो उसका जो एग्जिस्टिंग रुपी अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट बन जाता है? एनआरओ अकाउंट बन जाता है। तो ये वाले जो अकाउंट्स होते हैं ये किस टाइप के अकाउंट होते हैं? ये करंट अकाउंट भी हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी हो सकते हैं, रैकरिंग भी हो सकते हैं, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा एनआरआई डिपॉजिट्स अकाउंट जो होते हैं वो 2 और तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं नॉन रेजिडेंट
रुपी डिपॉजिट अकाउंट, दूसरे होते हैं नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। अब ये 2002 के अंदर ये जो दो अकाउंट्स थे, जो दो अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं एनआरआई डिपॉजिट अकाउंट की, ये 2002 के अंदर बंद हो गए थे, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो इसीलिए ये वाले जो अकाउंट है ये फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं निधि की। निधि कंपनीज क्या होती है? निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब होता है ट्रेजर। निधि का मतलब होता है ट्रेजर। और ये जो निधि कंपनीज होती है ये कहाँ पे ज्यादा होती है? या ये साउथ इंडिया के अंदर ज्यादातर होती है। नॉर्थ इंडिया में चिट फंड्स होते हैं, साउथ इंडिया में निधि कंपनीज होती है। तो निधि कंपनीज के अंदर क्या होता है? निधि कंपनीज होती है सोसाइटी के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, राइट, सोसाइटी के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। और निधि कंपनीज आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट एज अ निधि कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नोटिफाई कर दिया है एज ए निधि कंपनी। अब इसमें होता क्या है निधि कंपनी में? इसमें सोसाइटी के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, मिलकर एक जो है अपने अपने डिपॉजिट्स इसमें डालते हैं। बहुत सारे मेंबर्स जैसे इकट्ठे हो गए, इन्होंने मिलकर अपने अपने डिपॉजिट्स, एक निधि कंपनी खोली है, इसके अंदर अपने अपने डिपॉजिट्स सबने डाल दिए। अब होगा क्या? सपोज किसी पर्सन को जरूरत पड़ गई, बीच में घर में कोई शादी आ गई या किसी भी वजह से उनको जरूरत पड़ गई, तो ये निधि कंपनी से वो इजीली जो पैसा है वो ले सकता है। तो बेसिकली ये सोसाइटी के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, बोरोइंग और लैंडिंग्स होती है, इसके जो मेंबर्स है निधि कंपनी के, ये मेंबर्स ही कर सकते हैं, कोई बाहर का पर्सन इसके अंदर अलाउड नहीं होता। निधि कंपनी के जो मेंबर्स है वही यहाँ पे बोरिंग और लैंडिंग का काम कर सकते हैं। और इसके अलग अलग नाम होते हैं निधि कंपनीज के भी, जैसे निधि हो गया, परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड्स, म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। तो ये अलग अलग नाम से जो निधि कंपनीज है वो अपना बिजनेस करती है। साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा पॉपुलर है, हाईली लोकलाइज्ड सिंगल ऑफिस इंस्टीट्यूशन है। हाईली लोकलाइज्ड मतलब एक लोकल लेवल पे, छोटे से एक सोसाइटी लेवल पे ही काम करती है, कोई बहुत बड़ा ऐसे इनका ऑफिस नहीं होता, बहुत अलग अलग जगह पे जैसे ऑफिस होंगे ऐसा कुछ नहीं होता। एक लोकलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है कि एक सोसाइटी के अंदर ही काम करेगी और उसके जो मेंबर्स है उन्हीं के बीच में इसमें डीलिंग्स होगी। सोसाइटी के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डीलिंग्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के बीच में ही होती है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो इंडिविजुअल होते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी इसका मेंबर नहीं होती। इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, कोई कंपनी इसका मेंबर नहीं होती है। और सोर्स ऑफ फंड इनका कहां से आता है? निधि कंपनीज का इनके फंड्स होते हैं मेंबर्स में से ही, जो मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन होती है वहीं से इनकी फंडिंग होती है। तो आपस में ही पैसे का लेन देन यहाँ पे होता है। अब इसमें जो लोन्स होते हैं, लोन्स किसी अलग अलग रीजनेबल रेट्स पे दिए जाते हैं, किसी भी पर्पस के लिए हो सकते हैं, जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन का काम करना है, हाउस रिपेयर का काम करना है, या कोई भी काम करना है, घर पे कोई फंक्शन हो गया तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो रीजनेबल रेट्स पे ये अपने मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड करवा देते हैं। और यहाँ पे जो लोन्स होते हैं वो जनरली सिक्योर्ड होते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि बैंक का जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है वो फॉलो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, राइट। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं निधि कंपनी में, ये एक तरह से मोबिलाइज किए हुए होते हैं, लेकिन ये एक बैंकिंग सेक्टर की तरह काम नहीं करता। जैसे बैंकिंग सेक्टर काम करता है ना कि बड़े लेवल पे लोन्स देता है, तो यहाँ पे बड़े लेवल पे लोन्स नहीं होते, छोटे छोटे लेवल्स पे छोटे छोटे लोन्स होते हैं। ऐसे करोड़ों अरबों में लोन्स नहीं होते, यहाँ पे कुछ लैक्स में ही लोन्स जो है वो दिए जाते हैं। और जो निधि कंपनीज होती है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड कंपनीज होती है। निधि कंपनीज भी रजिस्टर्ड कंपनीज होती है और प्रॉपरली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो इसको रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ये रजिस्टर्ड होती है। लेकिन ये जो कंपनीज एक्ट 1956 है इसके कुछ प्रोविजन यहाँ पे एग्जैम्प्टेड होते हैं जो कि बाकी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन निधि कंपनीज के लिए ये एग्जैम्प्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो निधि कंपनीज है ना इनके लिमिटेड से ऑपरेशंस होते हैं, ये सोसाइटी मेंबर्स के बीच में ही डीलिंग्स करती है, कोई बहुत बड़े लेवल पे तो डीलिंग्स होती नहीं है, तो इसीलिए कुछ प्रोविजंस यहाँ पे एग्जैम्प्टेड होते हैं। अब जो निधि है
ये एनबीएफसीज की डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है, कंपनीज है, उनकी डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं। और ये मनी मार्केट का एक अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में ये ऑपरेट करती है। 1997 के बाद 1997 से लेकर जो एनबीएफसीज है वो आरबीआई की रेगुलेटर की मतलब रेगुलेशन के अंडर आ गई, जो एनबीएफसीज थी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज। कौन कौन सी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज है जिनको पार्शली या होली कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो एक तरह से यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज की, जिनको पार्शली या पूरी तरीके से आरबीआई रेगुलेट करता है। तो उनमें निधि कंपनीज भी आ जाती है। कौन कौन सी है? एक तो एनबीएफसीज जो इक्विपमेंट लीजिंग का काम कर रही है, हायर परचेज फाइनेंस का काम कर रही है, लोन, इन्वेस्टमेंट, जिसमें प्राइमरी डीलर्स एंड रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज आ जाती है। तो इनको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनीज जैसे निधि कंपनीज है, इनको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज जैसे पोटेंशियल निधि कंपनी हो गई, या जो भी निधि कंपनी की तरह काम कर रही है, जैसे निधि कंपनीज काम करती है सोसाइटी के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, वैसे ही कोई और पोटेंशियल निधि कंपनी आई वो वैसे ही काम कर रही है, तो उसको भी आरबीआई जो है वही रेगुलेट करेगा। और इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको अभी डिक्लेयर नहीं किया कि वो आरबीआई के अंडर आएगी, लेकिन उनका जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड है वो 10 लाख से कम है, तो वो आरबीआई के रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकती है, राइट, एज अ निधि कंपनी। इसके अलावा मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज जैसे चिट फंड कंपनीज हो गई, नॉर्थ इंडिया में चिट फंड कंपनीज ऑपरेट करती है, साउथ इंडिया में निधि कंपनीज ऑपरेट करती है, तो ये भी आरबीआई की जो है रजिस्ट्रेशन के अंडर आता है, आरबीआई की रेगुलेशन के अंडर आता है, राइट। तो जो निधि कंपनीज है ये एनबीएफसीज की ही एक क्लास है, राइट। एनबीएफसीज के जैसे एनबीएफसीज काम कर रही है, सेम वैसे ही एक तरह से निधि कंपनी भी काम कर रही है। निधि कंपनी जो है ये एक बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रही है, एक सोशल बेनिफिट के लिए, एक म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए ये काम करती है, राइट। तो यहाँ पे वही बोरोइंग होती है, लैंडिंग होती है, ये सारे काम होते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी होते हैं और लोन्स वगैरह भी दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2000 के अंडर एक कमेटी बनाई थी जिसमें निधि कंपनीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया था। तो अब ये जो मार्च 2000 के अंडर जो नोटिफिकेशन आई थी ना आरबीआई के द्वारा निधि कंपनीज की, तो वहां पे देखा गया कि निधि जो वर्ड है ना उसकी कहीं पे भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी। तो इसीलिए फिर नया कंपनीज बिल आया 2012 के अंडर, सेक्शन 406 के अंडर। तो ये जो कंपनीज बिल आया था तो यहाँ पे निधि की एक प्रॉपर डेफिनेशन सजेस्ट करी गई कमेटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स जो है, तो उन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी थी कंपनी की। तो जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है, जो चीजें हमने बताई है सेम वही चीजें हैं कि निधि कंपनी कैसे काम करती है, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए ही ये काम करती है निधि कंपनीज। और ये जो डीसीए की जो भी गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशंस है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स की, तो उनके अकॉर्डिंग ही ये काम करती है निधि कंपनी। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी का पार्ट नहीं है, तो ये एक बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती है। तो इसमें जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं वही इंगेज्ड होते हैं, वही बोरोइंग एंड लैंडिंग का काम करते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी इसका मेंबर नहीं होती। तो ये वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी है निधि कंपनी के बारे में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चिट फंड्स के बारे में, स्मॉल बैंक्स के बारे में एंड पेमेंट बैंक्स के बारे में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।